नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रीवियस पेपर कॉमर्स का पीजीटी एग्जाम का, जो कि हुआ था दिसंबर 2018 में। सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, चाहे कहीं का भी पीजीटी का एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉमर्स पार्ट का जो क्वेश्चन है, क्योंकि 70 तक जनरल के क्वेश्चन होते हैं, 71 यानी कि पहला क्वेश्चन कॉमर्स का, ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैच्योरिंग इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है मनी मार्केट का, जो कि 1 साल से कम में ही मैच्योर होता है। यह यूज किया जाता है किसके द्वारा? तो यह यूज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। भारत में भारत सरकार द्वारा अपनी शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए रिजर्व बैंक के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से ये बिल्स इशू कराए जाते हैं और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंडिंग पूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन कंप्यूटिंग द परचेजिंग पावर गेन और लॉस ऑन नेट मॉनेटरी आइटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्लासिफाइड एज नॉन मॉनेटरी। क्वेश्चन में यह पूछा गया है, जब नेट मॉनेटरी आइटम से परचेजिंग पावर गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो नीचे दिए गए अकाउंट्स में से ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसको नॉन मॉनेटरी माना जाता है? तो नॉन मॉनेटरी माना जाता है गिवन आइटम्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, बाकी तीनों मॉनेटरी हैं। इसका मतलब क्या होता है? दरअसल परचेजिंग पावर कम या ज्यादा हो जाती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से। तो जब कोई संस्था इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के माध्यम से ये देखना चाहती है कि इन्फ्लेशन की वजह से उसको क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ है किसी पर्टिकुलर एसेट में, तो उसको एसेट को 2 हिस्सों में बांटना होता है। कुछ एसेट होती हैं मॉनेटरी, कुछ होती हैं नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी एसेट होती हैं जैसे कि कोई फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब नॉन मॉनेटरी एसेट हैं और इनके अगेंस्ट कोई डेप्रिसिएशन बना हुआ है तो वो भी नॉन मॉनेटरी हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इनका एसेट का रिडक्शन। मॉनेटरी एसेट वो होती हैं जो फिक्स्ड, जिनकी कीमत होती है मनी के हिसाब से, कम या ज्यादा नहीं होती है समय के साथ। जैसे अगर हमारे डेटर 10,000 के हैं तो जब तक वो पैसा आ नहीं जाएगा तब तक वो डेटर 10,000 ही रहेंगे, 1 साल हो जाए, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे 5 महीने हो जाए। जबकि जो फिक्स्ड एसेट होती हैं उनके 5 या 6 महीने बाद उनके यूसेज के कारण डेप्रिसिएशन लग जाता है, कुछ कीमत कम हो जाती है। तो ये जो मॉनेटरी एसेट हैं हमारे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में, इनसे कोई प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलता है। कि जैसे मान लो आपकी बैलेंस शीट में साल के शुरू में 10,000 के डेटर थे या क्रेडिटर थे या कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट था या कोई बैंक लोन था, तो वो अमाउंट एज इट इज साल के लास्ट में भी रहेगी और हमें ये पता नहीं चलेगा क्या इस पे कोई लॉस या प्रॉफिट हुआ है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इसीलिए की जाती है कि ऐसी मॉनेटरी एसेट का भी प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। कैसे पता चलता है, इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मान लो हमारे डेटर्स हैं 1 लाख के। अब हम देखेंगे, मान लो साल के शुरू में ये 1 लाख के डेटर थे, पूरे साल इन्होंने कोई पेमेंट नहीं की, तो साल के लास्ट में भी इनका स्टेटस हमारे लिए यही होगा कि हम 1 लाख रुपए इनसे कलेक्ट करेंगे। अगर मान लो कोई इंटरेस्ट वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं है तो जो इनकी अमाउंट है वो तो 1 लाख ही रहेगी। अब हम देखेंगे कि इन पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमें पता चलेगा परचेजिंग पावर के हिसाब से। महंगाई में, इन्फ्लेशन के समय में मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है,
मनी की परचेजिंग पावर महंगाई में कम हो जाती है, तो ये 1 लाख के 1 लाख ही डेटर होते हुए भी अगर इन्फ्लेशन हुआ तो हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि साल के शुरू में हमने जो सामान को बेचा होगा 1 लाख का, ये उतने के डेटर हैं। साल के लास्ट में भी ये हमको 1 लाख ही देंगे, जबकि आज सामान की कीमतें बढ़ चुकी होंगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो उसी सामान को आज हम बेचते तो हो सकता है वो हमारा 1.5 लाख का बिक जाता, जबकि ये डेटर अभी भी 1 लाख के ही है। तो इस तरह से ऐसी मॉनेटरी एसेट की वजह से इन्फ्लेशन में लॉस हो जाता है एसेट के होल्डर को। ठीक वही अगर हम देखें कि इनका जो बायर होगा वो प्रॉफिट में रहा होगा, क्योंकि उसके लिए हम क्रेडिटर होंगे। तो क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी जो होती हैं, मॉनेटरी अगर लायबिलिटी हैं वो एज इट इज बनी रही कुछ समय तक, तो वो हमारे लिए फायदे का सौदा हो जाती हैं। जैसे मान लो हम 1 लाख का सामान आज खरीद लें किसी से, वो कहे कि 3 महीने बाद दे देना, हमने उससे सामान खरीद लिया, 3 महीने बाद काफी महंगाई हो गई, तो हमने वो सामान जो खरीदा था उससे वो किसी को बेच दिया 1.5 लाख में, और इसको हमने 1 लाख दे दिए, 50,000 हमें बच जाएंगे। ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रहता है मॉनेटरी एसेट और मॉनेटरी लायबिलिटीज पे। बाकी ये जो तीनों अमाउंट है ये मॉनेटरी लायबिलिटीज है। मॉनेटरी लायबिलिटीज ऐसे ही पता कर सकते हैं जिसकी मनी में वैल्यू होती हो, समय के साथ वो कम ज्यादा नहीं होता हो, उसकी खाली परचेजिंग पावर कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अमाउंट्स, जो हमारा अनकलेक्टेबल अकाउंट से उन पर पैसा बचा हुआ है, या एडवांस दे रखा है, किसी को एडवांस ले रखा है, कोई अनएमोर्टाइज्ड प्रीमियम है बॉन्ड पेबल पे, यानी कि जो प्रीमियम अभी ड्यू है, तो ये सब अमाउंट नेट अमाउंट में रहती हैं, इसलिए ये मॉनेटरी आइटम्स है, ये नॉन मॉनेटरी है। नेक्स्ट देखेंगे विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो करेक्ट है उसकी पहचान करनी है। तो इनमें से करेक्ट है रेंट, लाइटिंग, सुपरविजन कॉस्ट आर कॉमन कॉस्ट, ये तीनों कॉमन कॉस्ट है। अब कॉमन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन कॉस्ट का मतलब होता है ये अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म है। कॉमन कॉस्ट ऐसी होती हैं जो खर्चा कई सारी चीजों पे इकट्ठा रहता है और उसको हम आसानी से उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते अलग अलग आइटम के हिसाब से। जैसे हमारी फैक्ट्री में 10 आइटम बनते हैं, अब फैक्ट्री का जो हम रेंट देते हैं मान लो 1 लाख रुपए, या लाइटिंग पे हम खर्च करते हैं, ऑफिस की लाइटिंग है हमारी, या सुपरविजन का खर्चा रेट है, अगर ये इस टाइप के हैं कि ये पूरे खर्चे से, यानी कि जो 10 आइटम है वो सारे के सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये उन सब से रिलेटेड है। रेंट पूरी फैक्ट्री का जा रहा है। अब ये पता नहीं लग रहा है कि ये 10 आइटम में कोई कम बन रहा होगा, कोई ज्यादा बन रहा होगा, लाइट किसी पे कितनी यूज हो रही है, सुपरविजन किस पे कितना लग रहा है, यानी कि सुपरवाइजर एक सामान को कितना सुपरवाइज कर रहा है, दूसरे को कम कर रहा है, इनको हम अलग अलग चेक नहीं कर सकते, ये मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कॉस्ट कॉमन कॉस्ट होती हैं जो सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, यानी कि ऐसी कॉस्ट विच आर कॉमन टू सेवरल प्रोडक्ट्स या प्रोसेस या एक्टिविटीज डिपार्टमेंट, ऐसी सब कॉस्ट कॉमन कॉस्ट कहलाती हैं। बाकी इसमें जो आइटम है वो तीनों ही इनकरेक्ट हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट पे फोकस करके। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर सिस्टम का एलिमेंट नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम का एलिमेंट इनमें से इंटरनेट नहीं है, बाकी ये कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट है। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब होगा जो आपका पीसी है या लैपटॉप है, तो हार्डवेयर उससे रिलेटेड रहता है, सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड रहता है, पीपल वेयर जो होता है वो भी हम कंप्यूटर सिस्टम का ही एलिमेंट मानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का यूजर यही होता है, यही इसको यूज करता है। तो ये तीनों चीजें एलिमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है रेशमा हैज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राजेश, रेशमा ने राजेश को गुड्स लौटा दी 10,000 रुपए की। एज फाउंड देम डिफेक्टिव, क्योंकि वो गुड्स उसको लगी कि खराब है। विच डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय राजेश फॉर द सेम, राजेश इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इनमें से बनाएगा। तो देखिए राजेश कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा, ये रेशमा ने रिटर्न किए राजेश को, यानी कि राजेश सेलर रहा होगा और जो रेशमा है ये इसकी बायर रही होगी। जब इसने रेशमा को सामान बेचा होगा तो रेशमा को इसने अपनी बुक्स में डेबिट किया होगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसकी लैंग्वेज से पकड़ा जाता है कि भाई ये उधार बेचा गया सामान होगा, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की बात आ रही है। तो राजेश ने रेशमा को उस समय अपना डेटर बनाया होगा, एंट्री करी होगी रेशमा डेबिट टू सेल्स। तो रेशमा उस समय इसने क्या की थी, डेबिट की थी। अब ये सामान वापस हो गया, इसमें से कुछ सामान वापस हो गया, तो
तो रेशमा को जितने रुपए का सामान वापस हो गया है उतने रुपए से राजेश अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगा। अब ये जो क्रेडिट करेगा इसके लिए जो नोट बनाएगा, नोट का मतलब जो पेपर बनाएगा, ऐसे पेपर को क्रेडिट नोट कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्रेडिट नोट होगा। इसी प्रोसेस में अगर हमसे ये पूछा जाता कि रेशमा क्या बनाएगी, तो रेशमा इसी काम के लिए डेबिट नोट बनाती। यानी कि जब हम अपने किसी क्रेडिटर को किसी एडजस्टमेंट की वजह से डेबिट करें तो डेबिट नोट बनता है, और जब हम किसी अपने डेटर को किसी एडजस्टमेंट की वजह से उस डेटर से कम करें यानी कि उसको क्रेडिट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट नोट बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन इज नॉट द पर्पज या ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का इनमें से कौन सा पर्पज नहीं है। जो नहीं है वो बताना है, इस पे ध्यान देना है। जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें नहीं है ऑप्शन थर्ड, यानी कि शो करना फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के द्वारा या प्रॉफिटेबिलिटी शो करना P&L के द्वारा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अकाउंटिंग का काम होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेपरेशन का काम होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होते हैं वो अकाउंटिंग होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो पर्पज है, बाकी तीनों एनालिसिस के पर्पज हैं, इनको पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हम एसेस कर सकें, मूल्यांकन कर सकें करंट प्रॉफिटेबिलिटी का, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का, हम जज कर सकें एबिलिटी, हमारी फर्म को डेट को रीपे करने की एबिलिटी है कि नहीं है, इसलिए एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आइडेंटिफाई करना कि रीजन क्या है, जो प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसका रीजन भी पता चल जाता है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने से। नेक्स्ट देखेंगे, श्री लिमिटेड ने परचेज की एक मशीन 40 लाख रुपए की, पेबल है 25% इन कैश, इसका 25% कैश में देना है, और बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर्स, जो बैलेंस है वो 8% डिवेंचर्स को के माध्यम से पे करना है, और डिवेंचर 400 रुपए का एक है और 20% प्रीमियम पे डिवेंचर इश्यू होना है। हाउ मेनी डिवेंचर्स आर इश्यूड टू वेंडर, वेंडर को कितने डिवेंचर इश्यू करने पड़ेंगे ये कैलकुलेट करनी है। तो हमें अमाउंट चेक करना है कि टोटल जो अमाउंट है ये यहाँ पे दिया है 40 लाख। अब इसको कैलकुलेट कर लें कि 40 लाख जो अमाउंट दिया है, इन्होंने कहा है कि 25% तो कैश में देना है, तो 40 लाख का 25% निकाल दें, इसका 25% आ जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख तो आपने दे दिया कैश, अब आपके पास बच जाएगा कितना, 30 लाख। अब आपको इस 30 लाख की पेमेंट करनी है, और जो 30 लाख की पेमेंट करनी है वो करनी है डिवेंचर्स में, और एक डिवेंचर की कीमत है 400 रुपये, और उसको भी देंगे आप 20% प्रीमियम पे, तो 400 का 20% कितना हो जाएगा, 80 रुपये। कुल मिलाकर के आप एक डिवेंचर दे रहे हैं उसको 400 प्लस 80 का प्रीमियम का मतलब जुड़ जाता है इतना पैसा, तो आप एक डिवेंचर उसको 480 रुपये का दे रहे हैं। तो भाई आपको 3 लाख रुपए पे करने हैं, तो कितने डिवेंचर दोगे, एक डिवेंचर 480 का है, तो 480 से इस 30 लाख को डिवाइड कर दोगे, 30 लाख विल बी डिवाइडेड बाई ₹480। तो कितने डिवेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 6250, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखें इसके बाद, द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू ए न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज, ऐसी इंडस्ट्री जो कंबाइन करती है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को किसी नए प्रोडक्ट में, उसको जाना जाता है किस नाम से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सिंथेटिकल इंडस्ट्री। देखिए एनालिटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो एनालाइज करती है और सेपरेट करती है एलिमेंट्स को किसी एक मटेरियल से, उनको एनालाइज करती है। जैसे ऑयल रिफाइनरी होती है, उसमें कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम को वो एनालाइज करते हैं और उसमें से कई सारे आइटम निकलते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, डिफरेंट चीजें। सिंथेटिकल इंडस्ट्री सिंथेसाइज करती है इंग्रेडिएंट्स को। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उससे नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो जो पुरानी चीजें इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप कुछ भी सामान बनाते हैं वो सिंथेसाइज में आ जाता है।
सिंथेसाइज इंडस्ट्री में जैसे आप कोई भी मान लो घर का ही अगर एग्जांपल लें कि आप मान लो सब्जी ही बना रहे हैं, तो जो चीजें इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं, बनने के बाद नया मटेरियल बन जाता है और जो पुराने मटेरियल होते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री में ऐसे ही जो चीजें बनती हैं, जैसे आप पेंट बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट जो बनती है तो उसमें कुछ चीजें शामिल हो जाती हैं और पुरानी चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आप उनका रूप रंग सब बदल जाता है। प्रोसेस इंडस्ट्री जो होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें किसी चीज को प्रोसेस करते हैं, कई स्टेजेज में काम होता है। जैसे पेपर इंडस्ट्री है, पहले लकड़ी है, लकड़ी को काट करके हम आगे उसकी लकड़ी की शीट्स बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, फिनिशिंग होती है, कॉपी बनाते हैं, तो ये प्रोसेसिंग होती है कई। असेंबली इंडस्ट्री कहते हैं जिसमें असेंबल करते हैं चीजों को। अब असेंबली में और सिंथेटिकल में अलग अलग क्या होता है कि सिंथेटिकल में पुरानी चीजें समाप्त होकर के नया रूप ले लेती हैं और आप पहचान नहीं पाएंगे पुरानी चीजें कौन कौन सी थी, बाद में पता भी नहीं लगा पाएंगे आप। लेकिन असेंबलिंग इंडस्ट्री में आपको दिखेगा सामान, जैसे कार बनी तो कार में आप पता लगा सकते हैं किसका टायर लगा हुआ है, कार में शीशे किसके लगे हुए हैं, इंजन किसका लगा हुआ है, आप पहचान कर सकते हैं बाकी सारी चीजों को। तो ये असेंबलिंग होता है, कंप्यूटर असेंबल होता है। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है उसकी पहचान करनी है। इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन 2, इसको समझेंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज ए पर्सनालिटी डायमेंशन। अब ओपननेस होना, एक्सपीरियंस के लिए ओपन रहना हमेशा, मतलब कुछ सीखने के लिए हमेशा अपने आप को ओपन रखना, पर्सनालिटी डायमेंशन है ये किसी पर्सन का। दैट कैरेक्टराइजेस समवन इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, जो किसी व्यक्ति को कैरेक्टराइज करता है उसकी इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी और क्यूरियोसिटी की बेस पे। तो ये जो सेंटेंस है ये सही है, क्योंकि ये एक जो पर्सनालिटी के कई डायमेंशन होते हैं उनमें से एक डायमेंशन होता है ओपननेस, जिसमें ओपननेस होती है वो सीखने के लिए तैयार रहता है और उसमें जिज्ञासा रहती है, कल्पना करता है, संवेदना होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो हर कुछ सीखने के लिए रेडी होता है। तो ये किसी पर्सन की पर्सनालिटी का एक डायमेंशन है। नेक्स्ट है अनिल एंडोर्स्ड ए बिल। अब ये फिर से अकाउंट्स का क्वेश्चन है। अनिल ने एंडोर्स किया एक बिल 10,000 रुपए का इन फेवर ऑफ चिंकी। एंडोर्स का मतलब ये होता है कि अनिल के पास कोई बीआर था, अनिल के पास कोई बीआर बिल रिसीवेबल था जो इसको किसी इसके कस्टमर से मिला होगा, ग्राहक से, इसने वो एंडोर्स कर दिया चिंकी को। चिंकी को एंडोर्स करने का मतलब है चिंकी इसकी क्रेडिटर रही होगी, चिंकी इसकी क्रेडिटर लेनदार होगी। इसने कहा चिंकी को कि भी तुम ले लो, ये 10,000 का मेरा बिल है, मेरे किसी ग्राहक से मिला था, वो पैसा दे देगा, आपके पास आ जाएगा सीधा। दिस बिल वॉज ड्रॉन ऑन विजेंदर। ये बिल ड्रॉ हुआ था विजेंदर पे। विजेंदर का मतलब है कि विजेंदर इसका कस्टमर था, इसलिए अनिल ने ओरिजिनली ये बिल लिखा होगा विजेंदर पे। तो ये बिल विजेंदर के लिए तो बीपी था, विजेंदर के लिए ये बिल बीपी था और अनिल के लिए ये बिल बीआर था। अनिल ने दे दिया चिंकी को, अब ये बीआर हो गया चिंकी का, तो चिंकी को पैसे मिलेंगे और पैसे कौन देगा, विजेंदर जो ग्राहक था। ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई पेमेंट की डेट, बिल वाज ऑनर्ड बाय विजेंदर, तो बिल विजेंदर ने ऑनर किया। ऑनर करने का मतलब होता है कि उसने समय पे पेमेंट कर दी, पेमेंट का समय आया। ऑन ड्यू डेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय विजेंदर इन हिज बुक्स, तो विजेंदर अपनी बुक्स में कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा। अब भाई विजेंदर के लिए तो ये बीपी है, चाहे ये बिल अनिल के पास रहता, चाहे ये चिंकी के पास रहे, चाहे ये बैंक में चला जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, इसकी पेमेंट तो विजेंदर को ही करनी है। और विजेंदर जब पेमेंट करेगा तो विजेंदर के लिए बीपी है और वो एंट्री क्या करेगा, वो बीपी को खत्म कर देगा। खत्म करने का मतलब है बीपी को कर देगा डेबिट और 2 कर देगा कैश देगा। तो इसका मतलब डेबिट क्या हुआ, बीपी अकाउंट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्स पेबल अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वाज सेट अप इन 1875। एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज जो बना था वो बना था मुंबई में, जिसको अब हम बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक दिया है, फिर अकाउंट्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का है। ओपनिंग स्टॉक है 85,000, परचेजेज 3,07,000, वेजेज 48,000, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है 28,000, क्लोजिंग स्टॉक बाद में बचा हुआ स्टॉक है। पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि जो गुड्स सेल कर दें, जो गुड्स बेच दें,
ये उनकी कॉस्ट जानना चाह रहे हैं। तो जो गुड्स बेची है उनकी कॉस्ट कैसे पता चलेगा? एक तो तरीका होता है हम सेल दिया होता, सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते, तब भी हमें बेची गए सामान की कॉस्ट पता चल जाती। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट आइटम ही पता है सारे, तो इनको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास साल के शुरू में 85,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 3,07,000 का और परचेज कर लिया, तो इसको प्लस कर देंगे 85,000 में, इसको कर देंगे प्लस। फिर हमने वेजेज दी, यानी कि वर्कर से कोई काम कराया सामान पे और उनकी वेजेज हो गई 48,000, इसको भी प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है। बाद में हमारे पास मतलब टोटल कॉस्ट हमारी इतनी आई होगी, भाई साल के शुरू में इतना था, इतना और खरीद लिया, इतना उस पर काम करा दिया, तो ये टोटल कॉस्ट आई। लेकिन हमारे पास क्लोजिंग में स्टॉक बचा हुआ 90,000 का, तो ये तो हमारे पास बच ही गया, तो जो सामान बेच दिया उसकी कॉस्ट निकालने के लिए इसको माइनस कर देंगे। तो इसका तो कुछ करेंगे नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन का, इसमें ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी ये 3,50,000। नेक्स्ट है डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है जो एक्चुअल में कैपिटल पे कर रखी होती है शेयर होल्डर्स ने, यानी कि पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट कंप्यूटर इज नोन एज। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर को क्या करना है, उसको कहते हैं जो ग्रुप है उसको कहते हैं प्रोग्राम, या इसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सम क्वेरी टाइप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। कुछ क्वेरी टाइप होते हैं जो अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट करने में यूज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वेरी टाइप। क्वेरी टाइप कौन सा नहीं है? तो ऐसे तो क्वेरी का मतलब होता है जब हम कोई किसी से जानकारी लेना चाहते हैं तो हम जो क्वेश्चन करते हैं उसको कहते हैं क्वेरी कर रहे हैं। कंप्यूटर की भाषा में भी ऐसे ही क्वेरी होता है कि जब हम कंप्यूटर में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से जानकारी चाहते हैं कि उसमें से उपयुक्त जानकारी निकल आए, जो सूचना हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्वेरीज यूज होते हैं। अब जो क्वेरी है इसमें क्वेरी के कई टाइप होते हैं, वो कंप्यूटर स्ट्रक्चर्ड होता है, तो जो क्वेरी यूज की जाती है उनमें से कुछ कॉमन नाम है इनमें से, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा जो क्वेरी टाइप नहीं होता है। तो कंप्यूटर के केस में इनमें से जो क्वेरी टाइप नहीं होता है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डाटा क्वेरी नहीं होती। बाकी सिंपल क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी, समरी क्वेरी, ये नेचर पे डिपेंड करता है। सिंपल क्वेरी यानी कि साधारण क्वेरी होती है एकदम, उसमें एक ही पैरामीटर होता है, उसी के आधार पर हम जानकारी मांगते हैं। पैरामीटर क्वेरी उसी जुड़ा हुआ है कि जब हम पैरामीटर्स के बेस पे क्वेरी करते हैं। कंप्यूटर से जुड़ी हुई टर्म है। 12th क्लास में अकाउंटेंसी का जो पोर्शन दिया है एनसीईआरटी में, उसमें सारे क्वेरी के टाइप लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग समेत। नेक्स्ट है दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड forfeited 200 shares of ₹100 each, 60 called up, issued at par to Karina। जानकारी ये दी है कि दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, इसने 200 शेयर फॉरफिट कर लिए। 200 शेयर की जो कीमत थी वो 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से थी, और इन पे कंपनी ने आज तक जो मंगाए थे वो 60 रुपये ही मंगाए थे, अभी तक 100 में से 60 मंगाए थे, जो एट पार पे करीना को बेचे गए थे। मतलब करीना को ये एट पार पे 100 रुपये का 100 में बेचा गया था, लेकिन मंगाए अभी तक 60 थे। ऑन विच सी हैड पेड ₹20 पर शेयर, और जिस पे करीना ने अभी तक केवल 20 रुपये ही दिए थे। तो स्टेटस ये था कि कंपनी ने पर शेयर 60 रुपये मांगे थे, जबकि कंपनी को पर शेयर 20 रुपये मिले थे इन पे। अब ये कंपनी ने इसलिए कैंसिल कर दिए क्योंकि करीना ने बाकी पेमेंट करी नहीं 40 रुपये की। फिर कहा गया आउट ऑफ दीज, इनमें से 150 शेयर्स वर रीइश्यूड टू रजनी। इनमें से बाद में जब कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, शेयर कैंसिल कर दिए करीना के, तो इनमें से 150 शेयर रजनी को बेच दिए फॉर 45 पर शेयर, 45 रुपये के रेट से, एज 60 पेड अप। मतलब रजनी से कहा कि भाई तुम 45 रुपये दे दो और हम तुमसे 60 पेड अप ही मान लेंगे, 60 रुपये मान लेंगे, आ गए। तो इसका मतलब इसको रजनी को 15 रुपये डिस्काउंट दे दिया उन्होंने रीइश्यू के समय पे। तो रीइश्यू के समय पे कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, लेकिन ये जो डिस्काउंट दिया जाता है रीइश्यू के समय पे, ये उसी अमाउंट में से दिया जा सकता है जो इनके पहला जो फॉर्फिचर किया गया था उस पे कंपनी ने कितना पैसा जब्त कर रखा है शेयर पे,
उसमें से ही हम रीइश्यू पे डिस्काउंट दे सकते हैं। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो हमसे केवल छोटी सी बात पूछी है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन काफी छोटी है, जो पूछा है वही ढूंढेंगे खाली। कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट जाती है रीइश्यू पे। देखिए जब शेयर फोरफीट होता है तो कंपनी को कुछ पैसा अर्निंग हो जाती है, क्योंकि फोरफीट के समय कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेती है जो शेयर होल्डर ने दिया हुआ था। जैसे करीना ने दिया हुआ था पर शेयर 20 रुपया, यानी कि ये 20 रुपया कंपनी ने जब्त कर लिया होगा शेयर का, जो करीना ने पैसा दे रखा था, तो शेयर कैंसिल किया और 20 रुपये पर शेयर जब्त कर लिए कंपनी ने, एक शेयर पे 20 रुपया। रजनी को बेचे गए 150 शेयर और रजनी को 60 रुपये मान करके 45 में ही बेच दिया, यानी कि 15 रुपये रजनी को डिस्काउंट दिया पर शेयर। तो देखो एक शेयर पे जिसपे 20 रुपये कमाए थे कंपनी ने, उस पर 1500 रुपये कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू के समय, तो अल्टीमेटली पर शेयर कंपनी के पास बच गए 5 रुपये। ये 5 रुपये जो कंपनी के पास पर शेयर बच गए रीइश्यू होने के बाद, इसमें एक बात ध्यान देने की है कि केवल जो शेयर रीइश्यू हो चुके हैं उन्हीं के पैसे को अभी हम प्रॉफिट मानेंगे, जो रीइश्यू नहीं हुए हैं उनका पैसा अभी फॉरफीचर अकाउंट में रहेगा, वो यूज किया जाएगा तब जब वो कभी रीइश्यू हो जाएंगे। तो अभी केवल 150 शेयर रीइश्यू हुए, इसलिए हम 150 पे कैलकुलेट करेंगे ये पैसा कि 150 पे पर शेयर 20 रुपये कंपनी ने कमाया था, 15 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपये पर शेयर कंपनी के पास बच गया। अब ये कंपनी के पास बच गया, ये कंपनी के लिए एक शुद्ध लाभ है और कैपिटल गेन है, पूंजीगत लाभ है ये। तो जो कैपिटल गेन है, क्योंकि रीइश्यू हो गए अब तो इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो अब इस कैपिटल गेन को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो कैपिटल गेन से बनाए जाते हैं। तो 5 रुपये पर शेयर कैपिटल गेन है और कितने शेयर रीइश्यू हुए 150, तो 150 इंटू 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 750। तो 750 रुपीज जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 87, an aggrieved customer can lodge a complaint to state consumer commission if the value of goods or services in question along with compensation। इसमें कहा गया है कि कोई अग्रीव्ड कंज्यूमर है, कोई कंज्यूमर दुखी है, परेशान है, वो अपनी शिकायत करना चाहता है स्टेट कंज्यूमर कमीशन में। तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन में वो कब कर सकता है, जब वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है प्लस कंपनसेशन जो वो चाह रहा है मिलाकर के कितने रुपए का केस है, जब वो स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जा सकता है। तो 3 टियर मशीनरी होती है ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक। वो 3 टियर मशीनरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। तो पुराना जो एक्ट था, ये क्वेश्चन की जो लिमिटें हैं पुराने एक्ट के मुताबिक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 था, अब नया बन गया 2019। तो 2019 के मुताबिक जो लिमिट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में जो लिमिट होती थी ये उसके हिसाब से आंसर है, और उसके हिसाब से जो आंसर है तो वो करेक्ट है डी, अगर 20 लाख से ज्यादा है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन था नया 2019 के एक्ट लागू होने से पहले, वो था कि अगर 20 लाख तक का मसला है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, 20 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक का मसला है तो स्टेट फॉरम, और 1 करोड़ से ऊपर का मसला है तो नेशनल कमीशन। अब बदल गई है नई लिमिट हो गई है बदल करके कि अगर 1 करोड़ रुपए तक का मसला है अप टू 1 करोड़ तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट फॉरम की जगह डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। 1 करोड़ तक का मसला डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 1 करोड़ से ऊपर अगर है, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक टिल 10 करोड़, 10 करोड़ तक का है तो स्टेट कमीशन में जाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर है तब वो नेशनल कमीशन में जाएगा। मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से प्लस है अगर, तब जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, सही है, वह बताना है। तो अकाउंटिंग इज सोशल साइंस, यही स्टेटमेंट सही है। अकाउंटिंग सोशल साइंस है। क्यों है सोशल साइंस? क्योंकि अकाउंटिंग की जाती है किसके लिए, जो लोग समाज में रह रहे हैं, वो अपनी चीजों को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, लॉस देखते हैं, और वो सब लोग सोसाइटी में रहते हैं। तो ये सोसाइटी से अफेक्ट होती है, सोसाइटी में इसके रूल्स बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, सोसाइटी तय करती है हम किसी चीज की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ये एक सोशल साइंस है। बाकी इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये मशीन वाज परचेज ऑन अप्रैल 1, 2017, एक मशीन खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2017 को 10 लाख रुपए की, एंड ऑन अक्टूबर 1,
2017 न्यू मशीन वाज एडेड फॉर ₹4 लाख, एक मशीन और खरीद ली बाद में उन्होंने 1 अक्टूबर को 4 लाख की। कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करिए एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 20% पर एनम से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो एक ही साल का कैलकुलेशन है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत तो पड़ेगी नहीं ये इसकी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, किसी मेथड की। सीधा हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 17 को जो वर्ष स्टार्ट होगा वो वर्ष 31 मार्च 18 को खत्म होगा, और वही 31 मार्च 18 को ही उन्होंने पूछी है कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, एक साल का 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10 लाख पे, क्योंकि ये तो पूरे एक साल रही 1 अप्रैल से 31 मार्च 18 तक, तो 10 लाख पे पूरे एक साल का 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हो जाएगा 2 लाख। फिर देखेंगे सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो 4 लाख की है, उस पर लगेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर से हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का। तो 4 लाख पे 6 महीने का लगाएंगे, 4 लाख पे 6 महीने का 20% से 4 लाख पे पूरे साल का हो जाएगा 80,000, और 6 महीने का हो जाएगा 40,000, तो 40,000 इस पे हो गया। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अब डेप्रिसिएशन घटा दो तो मशीनों की कीमत बच जाएगी, पहली का 10 में से 2 जाएगा, 8 लाख बचेगी कीमत, और दूसरी की कीमत बचेगी 4 लाख में से 40,000 जाएगा, यानी कि 4 लाख में से 40,000 जाएगा, तो 3 लाख और ये 60,000, तो 8 लाख पहली वाली की कीमत और दूसरी वाली की 360, दोनों मिलाकर के दोनों का जो बैलेंस बचेगा वो 1160 रह जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की टूल्स हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इनमें से जो हॉरिजॉन्टल होता है, इस हॉरिजॉन्टल जो होता है ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट कहलाता है, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही, जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है उसी को हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कंपैरिजन करते हैं हम या तो 2 इयर्स का, जैसे एक संस्था की बैलेंस शीट बनाई 2019 की, साथ साथ बनाई 2020 की भी, तो अब हम इनमें दोनों में एनालाइज करेंगे, यानी कि जब 20 में बैलेंस शीट बनाएंगे तो 20 के और 19 के डेटा साथ साथ बनाएंगे, उससे क्या कंपैरिजन हो जाता है, तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल टाइप का हुआ क्योंकि हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, इनमें से ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है उसकी पहचान करनी है। तो इसका जवाब है ऑप्शन 1, गिव्स पर्सनल अटेंशन, ट्रीट ईच एम्प्लॉय इंडिविजुअली, कोचेज एंड एडवाइस। दरअसल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं काफी पॉजिटिव नेचर के लीडर होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, बदलाव लाते हैं, क्रांति लाते हैं संस्था में, लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये इनकी फीचर्स को बता रहा है कि वो पर्सनल अटेंशन देते हैं, ट्रीट करते हैं हर एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली, उसको कोच करते हैं, एडवाइज करते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर से मेल नहीं खाती हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर का रोल इनमें से नहीं है। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ये नहीं होता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाना, बाकी सारे पब्लिक सेक्टर के रोल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, चेकिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एक जगह ना है इस बात को कंट्रोल करना, और एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव रहता है, रोल रहता है। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू, अब इनमें से जो ट्रू है उसकी पहचान करनी है। इनमें से ट्रू है ऑप्शन 1, मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायर्स ऑफ ए प्रोफेशन, एक प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट सबको पूरा नहीं कर पाता है, ये ट्रू बात है इनमें। तो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी कि हम किसी एक्टिविटी को प्रोफेशन कब कहते हैं, यूं है ये सिस्टम, हम किसी एक्टिविटी को प्रोफेशन तब कहते हैं जब उसका कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट हो,
जब उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसको रिप्रेजेंट करती हो, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एडवोकेट्स हैं उनके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसी टाइप से जो प्रोफेशंस होते हैं उनकी पहचान होती है। प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज देने के बदले में फीस चार्ज करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया के स्पेशलिस्ट होते हैं और लोगों को सर्व करते हैं। तो मैनेजमेंट में कुछ फीचर तो रहती हैं प्रोफेशन की, लेकिन सारी नहीं रहती हैं, और इसी वजह से मैनेजमेंट को कहा जाता है कि ये एक कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। तो ये इसका स्टेटमेंट ट्रू है, और बाकी जो है ये अनट्रू है, ये सही नहीं है, तो इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 94, इट इज ए मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे। यहाँ पे किसी मार्केट की बात हो रही है, और ऐसी मार्केट की बात हो रही है जहां पे वो बता रहे हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीदे बेचे जाते हैं जिनमें रिस्क लो रहती है, लेकिन वो अनसिक्योर्ड रहते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि इनके बदले में किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, इसलिए अनसिक्योर्ड कहते हैं, लेकिन इनमें रिस्क कम होती है। शॉर्ट टर्म होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट टाइप होते हैं ज्यादातर, और हाईली लिक्विड होते हैं, जब चाहे बेच दो, इश्यू किए जाते हैं, और एक्टिवली ट्रेडेड भी होते हैं उस मार्केट में। तो उस मार्केट को कहते क्या है? तो यहाँ पे एक ही चीज से सारा क्लियर हो जाता है। हालांकि जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है वो जहां खरीदे बेचे जाते हैं उसको कहते हैं मनी मार्केट। नेक्स्ट है एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सितंबर 25, 2014। भारत सरकार का एक इनिशिएटिव जिसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव थे जॉब क्रिएट करना और स्किल एनहेंस करना इकोनॉमी के 25 सेक्टर्स में। तो ये शुरुआती इसके ऑब्जेक्टिव थे। कौन सी योजना है यह बताना है। तो इन गिवन ऑप्शंस में से मेक इन इंडिया को शुरू किया गया था, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है अंकित ड्रॉ करता है बिल भावना पर, यानी कि जो अंकित है ये क्रेडिटर होगा और भावना जो है ये इसकी कस्टमर यानी कि डेटर होगी। इसलिए अंकित ने बिल ड्रॉ किया भावना पर 460,000 60,000 रुपए के लिए। तो अंकित के लिए ये बिल बीआर हो जाएगा, और भावना जो कस्टमर है उसके लिए ये बिल बीपी हो जाएगा, बिल पेबल, बिल बनने के बाद। आगे अंकित ने एंडोर्स कर दिया ये चारू को। एंडोर्स करने का मतलब है कि अंकित का कोई क्रेडिटर चारू था, इसने उस चारू को दे दिया ये बिल इन सेटलमेंट ऑफ 70,000 70,000 रुपए की सेटलमेंट में एट ए डिस्काउंट ऑफ 2% एंड द बैलेंस इन कैश। यानी कि चारू के 70,000 रुपए थे अंकित पे। अंकित ने कहा कि भी एक तो ये बिल ले लो मेरा 60,000 रुपए का, और बाकी मैं कैश दे दूंगा, और इस टर्म पे इसको 2% डिस्काउंट भी मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70,000, क्योंकि ये प्री पे कर रहा है तो 2% इसको डिस्काउंट मिल गया। जब पेमेंट के समय डिस्काउंट मिलता है तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। 70,000 में से 2% डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 1,400 रुपये इसको मिल जाएगा डिस्काउंट। अब 1,400 डिस्काउंट मिल गया 70,000 में से, बाकी बच गए 68,600। उसके लिए इसने बिल दे दिया 8,000 का, बाकी बच गए 8,600। 8,600 इसने नकद दे दिए होंगे। यहाँ पे कहा गया है कि जो बैलेंस है वो कैश में दिया। अब ये कह रहे हैं हुआ क्या कि इफ द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, मान लो अगर ये बिल डिसऑनर हो जाए ड्यू डेट पे, बिल कौन सा, ये 60,000 का बिल, तो अंकित ने तो दे दिया चारू को, लेकिन अल्टीमेटली ये बिल की पेमेंट बाद में भावना को करनी थी। जब ड्यू डेट आई तो भावना ने पे नहीं किए 60,000, डिसऑनर हो गया। तो चारू ये पैसा किससे मांगेगी? नेचुरली चारू अंकित से मांगेगी, क्योंकि इसको अंकित से मिला है। अंकित भावना से मांगेगा, तो चारू अंकित से मांगेगी कि भी तुम्हारा बिल तो हो गया कैंसिल, अब मुझे पैसा दो। द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, व्हाट अमाउंट विल चारू डेबिट अंकित। जो चारू है वो अंकित से मांगेगी कितना पैसा, कितने से उसको डेटर बनाएगी अपने बुक्स में। तो चारू कहेगी कि भी तुमने तो देखो डिस्काउंट भी ले लिया था 1,400, वो भी बेवजह ही रहा,
अब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तुम डिस्काउंट तो हमने इसलिए दिया था कि आप प्री पेमेंट कर रहे थे। अब जब पेमेंट समय पे आई नहीं, डिसऑनर हो गया, तो वो डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगी और अब आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो 70,000 में से 8,600 जो कैश दे चुका था वो, ये एडजस्ट हो जाएगा, बाकी पैसा उसको अब देना पड़ेगा। तो बाकी रह जाएगा 68,600, ये इसको पे करना पड़ेगा। नहीं, ये रॉन्ग हो गया। इसको 8,600 कैश को जब घटाएंगे 70,000 में से, तो ये बचेगा 61,400। इसको करेंगे 61,400, 70 में से ये घटाना है 8,600। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन इज फॉल्स, इनमें से फॉल्स कौन सा है। तो जो फॉल्स है उसकी पहचान करनी है। जो फॉल्स है वो ये थर्ड है, ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसिडर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कंसीडर नहीं करता है रिसोर्सेज एलोकेट करना किसी स्पेसिफिक प्लान के लिए, जबकि ऑर्गेनाइजिंग का तो काम ही ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी सही हैं, ये सही हैं इसलिए इनको पढ़ लीजिए। कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को। डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व रहता है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, ये भी सही है। और स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये भी सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। इनमें से इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए कौन से क्वालिफिकेशन मार्क यूज होते हैं। तो इंडिया में ये बताने के लिए, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए कि कोई प्रोडक्ट अच्छा है, सरकार की तरफ से उसको सर्टिफाई किया हुआ है, तो सरकार उसके लिए कुछ जो चिन्ह है यानी कि मार्क्स हैं वो अलॉट करती है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर वो मार्क्स लगे हुए हैं तो कोई आदमी ये निश्चिंत हो सकता है कि भाई सरकार की तरफ से ये सर्टिफाइड है और इसकी क्वालिटी सही होगी, अच्छी होगी, ऐसा मान सकते हैं हम। तो इनमें से कहा है इलेक्ट्रिकल गुड्स पे कौन सा यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स पे यूज होता है ISI ट्रेडमार्क। आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदेंगे उस पर ISI मार्का होगा, अगर वो सही क्वालिटी का है तो। बाकी जो मार्क्स हैं ये भी महत्वपूर्ण है। FPO जो होता है ये उन प्रोडक्ट के लिए होता है जो प्रोसेस्ड फ्रूट होते हैं, जैसे आप जूस पी रहे हैं कोई मार्केट से, पैक्ड होते हैं और प्रोसेस्ड होते हैं, उन पे FPO लगा होता है। एग मार्क जो होता है ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और पैकेज्ड अगर होते हैं तो एग मार्क लगा होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैक्ड। हॉलमार्क जो होता है ये गोल्ड और सिल्वर जो महंगे मेटल होते हैं उन पे लगा रहता है हॉलमार्क। ये उनकी शुद्धता का प्रतीक होता है कि वो शुद्ध हैं, प्योर हैं। ऑर्नामेंट्स वगैरह पे ये लगा मिलता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ईयर 17-18 द नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी 7 लाख। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7 लाख है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग, यानी कि इन सबको इनकॉर्पोरेट करने के बाद, इनको कंसीडर करने के बाद, अकाउंट में लिखने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया वो इतना आया। पूछा है द नेट इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो कितना होगा, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कैश फ्लो में जब इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं तो जो नेट प्रॉफिट है इसमें एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। और वो एडजस्टमेंट क्या होती है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हैं तो उनको कर देते हैं प्लस इसमें, और अगर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको इसमें से माइनस कर देते हैं और हमारे पास ऑपरेटिंग का कैश फ्लो आ जाता है। तो गिवन आइटम्स में से 7 लाख में से एडलेस करते चले जाएंगे। ये गेन है सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए इस इनकम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे कोई रिडेम्पशन पे प्रीमियम दिया था कंपनी ने 15,000 का, मतलब ये कंपनी के लिए लॉस था। कंपनी जब इसको कैंसिल करेगी बुक्स से तो प्रॉफिट में से घटाया होगा, ये कंपनी के लिए लॉस या एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग का एक्सपेंस है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसको भी ऐड कर देंगे। पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसको भी ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
ये नॉन ऑपरेटिंग का लॉस होता है, इसलिए इसको भी ऐड कर देंगे। बस इनको सबको ऐड लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकल आएगा इसमें से कैलकुलेट करने पे 15,50,000, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट इज नोन एज। ऐसा वाउचर जिसको प्रिपेयर किया गया हो मल्टीपल डेबिट्स के लिए और मल्टीपल क्रेडिट के लिए, यानी कि जब कोई जर्नल एंट्री इस तरह की है कि डेबिट भी 2 या 2 से ज़्यादा आइटम है और क्रेडिट भी 2 या 2 से ज़्यादा आइटम है, तो किस टाइप का वाउचर तैयार किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, कॉम्प्लेक्स वाउचर। तो ये जब दोनों ही मल्टीपल हों, डेबिट और क्रेडिट, तो कॉम्प्लेक्स वाउचर यूज होता है। और कंपाउंड वाउचर कहते हैं तब जब एक, यानी कि मान लो जैसे डेबिट है वो तो मल्टीपल है, लेकिन जो क्रेडिट है वो सिंगल है, यानी कि जब केवल एक साइड मल्टीपल हो तो कंपाउंड वाउचर बनता है। अभी जो इसका जवाब होगा सही वो होगा कॉम्प्लेक्स वाउचर। कंपाउंड वाउचर में एक साइड मल्टीपल होती है, अगर डेबिट सिंगल है तो क्रेडिट मल्टीपल हो जाएगा और क्रेडिट सिंगल है तो डेबिट मल्टीपल होता है, तो बनता है कंपाउंड। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक्ट था वो पारित हुआ था 1934 में। तो आरबीआई एक्ट तो है 1934, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से सेकंड, फैक्टरिंग डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द फर्म। फैक्टरिंग जो है वो फर्म की किसी एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता, ये करेक्ट है, बाकी जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो ये फैक्टरिंग है क्या? दरअसल फैक्टरिंग एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टरिंग वो सर्विस होती है। ये कैसी सर्विस होती है? ये फाइनेंस की एक सर्विस होती है जिसमें बिल कलेक्शन वगैरह की मदद मिल जाती है एक संस्था को। बेसिकली जैसे कोई संस्था अगर उधार सेल करती है तो उसके बहुत सारे कस्टमर्स पे ड्यूज रहते हैं। अब वो संस्था खुद कलेक्ट ना करके किसी थर्ड पार्टी को ये काम सौंप देती है। तो थर्ड पार्टी को जो काम सौंप देती है तो 2 तरह से सौंपा जा सकता है। या तो थर्ड पार्टी को कहा जाता है कि आप कलेक्ट करो और कमीशन अपना ले लेना, कमीशन लेकर के जो हमारा अमाउंट आए वो हमें दे देना। तो एक तो ये तरीका है। एक तरीका और होता है फैक्टरिंग का, कि हम कंप्लीटली फैक्टर को कहते हैं कि आप जो हमारे ड्यूज हैं 10 लाख के हैं, आप हमें 8 लाख दे दो, बाकी आप उनसे कलेक्ट कर लेना जितना आप कर पाओ। तो इस तरीके से एक एडवांस में पैसा मिल जाता है कलेक्शन से पहले संस्था को, इसलिए ये संस्था का फाइनेंस का एक ऑप्शन होता है, फाइनेंस का ऑप्शन। अब संस्था के जो फाइनेंस के बाकी ऑप्शन होते हैं, जैसे डिबेंचर इशू करें, लोन लें, तो कोई ना कोई एसेट गिरवी रखनी पड़ती है हमें, यानी कि उस एसेट पे चार्ज क्रिएट हो जाता है लोन का। लेकिन ये ऐसा सोर्स है जिसपे एसेट को चार्ज में रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो खाली कलेक्ट करा रहे हैं अपना पैसा, एडवांस में पैसा मिल गया तो हमको मदद हो जा रही है, फाइनेंस हो जा रहा है हमारा एक तरीके से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता है। बाकी इनकरेक्ट हैं जो तीनों आइटम्स हैं। नेक्स्ट है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वुड बी डीम्ड एज। डेटर्स से कैश कलेक्ट किया उसको क्या माना जाता है? गिवन ऑप्शंस में से सही है नो फ्लो ऑफ फंड। दरअसल फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल, और फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फंड का फ्लो, ये दोनों तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो गए। तो फंड फ्लो तब होता है जब एक आइटम इनमें से हो, यानी कि ये एक आइटम हो फंड वाला वर्किंग कैपिटल और दूसरा हो नॉन वर्किंग कैपिटल नॉन फंड वाला, तब तो फंड का फ्लो होगा। लेकिन कैश कलेक्ट किया डेटर्स में से, तो कैश भी करंट असेट है, डेटर भी करंट असेट है। एक आइटम कम हुआ, दूसरा उतने से बढ़ गया, तो अल्टीमेटली इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं वर्किंग कैपिटल में, इसलिए नो फ्लो ऑफ फंड कहलाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज ए ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क। इनमें से बिजनेस रिस्क के लिए ह्यूमन कॉज
कौन सा है। तो ह्यूमन कॉज ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बिजनेस रिस्क के कई सारे कारण होते हैं। एनसीईआरटी में गिवन जो क्लासिफिकेशन है उसमें इन सब के नाम लिखे हुए हैं अलग अलग जगहों पे। तो इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन कॉज में आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्ड, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर। पावर फेलियर में काम रुक जाना, पावर फेलियर की वजह से, ये ह्यूमन कॉज का एक कारण है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें से करेक्ट नहीं है ऑप्शन वन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाई एनी ऑफ वन ऑफ देम। तो यहां पे कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जो पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है सेक्शन 4 में। तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट होगी जब कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम। बाकी जो है वो करेक्ट हैं। जैसे पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग ए बिजनेस एज ए टीम, पार्टनर एक टीम तरह का रिस्क बियर करते हैं, ये सही है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म को लीगली ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो अपने अकाउंट पब्लिश करें, जैसे कि कंपनीज को अपने अकाउंट पब्लिश करने जरूरी होते हैं एज पर लॉ, ऐसे पार्टनरशिप को नहीं होते हैं जरूरी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। तो ये भी सही है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी तय करेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिली हुई है एक्ट के तहत कि वो तय कर सकती है लिमिट, लेकिन वो 100 से ऊपर तय नहीं कर सकती है सरकार। सरकार ने जो तय की हैं वो 50 तय की हैं, तो वो 50 100 के अंडर हैं। तो जो इस एक्ट का है इसका भी पालन हुआ है, और सरकार ने जो 50 दिए हैं, तो अब आम लोगों को जो जानकारी रखनी होती है वो ये है कि भी 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं एज पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स 2014 में इन्होंने रूल दिए, उस 2014 रूल्स के तहत 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप में। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड, ट्रेड क्रेडिट इन्वॉल्व्स इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का ही क्वेश्चन है। फाइनेंस के कई सारे सोर्स होते हैं, जैसे फैक्टरिंग हमने देखा, ऐसे ही ट्रेड क्रेडिट भी होता है। अब ट्रेड क्रेडिट को अगर सीधे से देखते हैं तो लगता है कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसकी भी कॉस्ट होती है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। अब इम्प्लिसिटी के आधार पर दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर कट हमें दिखता है कि भाई हम किराया दे रहे हैं, किसी को रेंट दे रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट हमको दिखती नहीं है, पता नहीं चलती है, एक्चुअल में उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, हम किसी को पे नहीं करते हैं, बट ये कॉस्ट होती है। ये इकोनॉमिक कॉस्ट होती हैं जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन के हिसाब से समझ में आती हैं, पता चलता है। जैसे ट्रेड क्रेडिट में क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट छुपी होती है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि हम उधार सामान खरीद लेते हैं अगर क्रेडिटर से, तो ये हमारा एक तरह से फाइनेंस हो रहा है कि अगर हमें उधार नहीं मिलता तो हमें लोन लेना पड़ता, हम कैश देते तब सामान खरीदते। अभी हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि सामान ही उधार मिल जा रहा है। तो जो सामान उधार मिल जाता है ये एक बहुत अच्छी ट्रेड क्रेडिट होती है ट्रेड के बिजनेस में, यानी कि जो व्यापारी होते हैं सामान खरीदते बेचते हैं उनके लिए काफी बड़ी मदद होती है फाइनेंस की ट्रेड क्रेडिट। अब देखने में लगता है कि ट्रेड क्रेडिट पे कुछ देना नहीं पड़ता है, कोई ब्याज नहीं होता है, 1 2 3 महीने की जो रोलिंग उधार होती है कि भाई आप पे करते रहो पिछले को, अगला उधार मिलता रहेगा, पैसे पर ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट कैसे पता चलती है? वो कॉस्ट ऐसे पता चलेगी कि एक तो जब हम उधार खरीदते हैं तो रेट थोड़ा महंगा मिल सकता है सामान का, अगर हम नकद खरीदते तो हो सकता है सस्ता पड़ता। तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए कॉस्ट है। इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लो बिजनेसमैन सामान बेच रहा है हमें, और वो कह रहा है कि भाई आप अगर तुरंत दे देते हो या 10 दिन में दे देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा।
लेकिन आप 10 दिन के अंदर पे नहीं करोगे तब आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमको लग रहा है कि हम पे कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है, लेकिन ये 2% तो कॉस्ट हम पे पड़ ही गई कि अगर हम कैश ही दे देते पैसा तो 2% कम देना पड़ता। अभी जो 2% ज्यादा देना पड़ा यही कॉस्ट इसकी हो गई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर प्रोविजन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोविजन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है? तो जो ऑप्शन 4 है ये प्रोविजन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि ये जानकारी प्रोविजन के बारे में सही नहीं है। ये कहता है प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए कोई संस्था रिजर्व बनाती है, प्रोविजन नहीं बनाती। बाकी ये जो 3 है ये प्रोविजन के बारे में सही नहीं। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन सेटिस्फाइज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का जो सिद्धांत है उसको ये सही सिद्ध करता है, उसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो हर हाल में आपको बियर करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। तो ये प्रोविजन जो हम बनाते हैं बनाने ही पड़ते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बनाना ही पड़ेगा। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी। ये भी सही है। प्रोविजन हमेशा उन लायबिलिटीज के लिए बनता है जो नॉन होती हैं, जिनके बारे में हमें पता होता है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। लायबिलिटी नॉन होती है लेकिन अमाउंट अननोन होती है इसकी। नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टडी ऑफ। फंड फ्लो स्टेटमेंट में किस चीज की स्टडी करते हैं? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो फंड होता है इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। इसलिए स्टडी है चेंज इन वर्किंग कैपिटल की, कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ईयर एंडिंग March 31, 2018 अमाउंटेड टू ₹5,40,000। अब प्रॉफिट टैक्स घटाने के बाद इस वर्ष का 5,40,000 है, which showed an increase of 50% over the profit after tax for the previous year। जो कि इसी टर्म यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पिछले साल जो था उससे ये 50% ज्यादा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो कितना था? तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर में अगर 100 था तो ये कह रहे हैं कि जो करंट ईयर का है वो 50% ज्यादा है, यानी कि वो 150 है। 50% ज्यादा हो गया, 100 का 150 हो गया। ये इसकी रिलेटिव फिगर हो गई। ये एब्सोल्यूट फिगर हमें करंट ईयर की पता है 5,40,000, तो प्रीवियस ईयर की एब्सोल्यूट हम निकाल सकते हैं। और उसका निकालने का तरीका है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि जो 5,40,000 है यहाँ पे लिखेंगे, ये एब्सोल्यूट फिगर है इसकी करंट ईयर की। हमें एब्सोल्यूट निकालनी है प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर की जो रिलेटिव है वो ऊपर रख देंगे 100 और नीचे इसको बेस मान लेंगे इसका 150। तो 100/150 करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी। इसको काट लेंगे, कितना आता है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5,40,000 इंटू 10/15 को, तो ये अमाउंट कैलकुलेट होकर के निकल आएगी 3,60,000। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी को लिक्विडेट करने का कौन सा तरीका नहीं है, कौन सा टाइप नहीं है। कंपनी का लिक्विडेट का मतलब होता है कंपनी का समापन करना। तो कंपनी को समापन करने के ये 3 टाइप हैं, इनमें से एक नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो ये 4th टाइप है, ये टाइप नहीं है लिक्विडेशन का तरीका। बाकी ये तीनों लिक्विडेशन के टाइप्स हो सकते हैं। कंपनी के कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स एंड वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें देखना है कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन डी ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर कोऑर्डिनेशन की। इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल। तो ये गलत है, ये दोनों को ही कंसीडर करता है। इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है, हार्मोनाइजेशन का। बाकी तीनों सही स्टेटमेंट है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन, ये सभी मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैनेजमेंट का एसेंस है, सार है। नेक्स्ट है विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक लीडर की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी पहचान करनी है।
तो इसमें करिस्मेटिक लीडर की जो फीचर है उसकी पहचान करनी है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन थर्ड, एंगेजेस इन बिहेवियर्स दैट आर परसीव्ड एज नॉवल। ये ऐसे बिहेवियर्स में एंगेज होता है जो नॉवल समझे जाते हैं। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन और आया था, वो भी करिस्मेटिक टाइप के लीडर होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर भी इसी टाइप के होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था पहले। इन दोनों में कई सारी खूबियां होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल और करिस्मेटिक। ये दोनों ही लीडर काफी अच्छे माने जाते हैं और दोनों ही लीडरशिप की टाइप ऐसी हैं जो संस्था को काफी तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं, जिनकी छवि काफी अच्छी होती है लोगों के बीच में। इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो इनको काफी मानते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है क्या, कि जो करिस्मेटिक लीडर होता है उसकी जो फीचर होती है, नेचर होती है, वो करिश्माई होती है, करिस्मेटिक होती है, यानी कि लोग उसमें करिश्मा देखते हैं। उनको लगता है कि बहुत ही एबल लीडर है और इसलिए वो उसकी बातों को मानते हैं। ये जो करिस्मेटिक लीडर है यही टारगेट विजन सेट करता है, और ये जो सेट करता है वो इसके सारे जो फॉलोअर होते हैं उनको पता होता है कि ये जो सेट कर रहा है वो बेस्ट है। उनको इसी में विश्वास होता है कि यही कुछ कर सकता है। मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो इन्हीं में विश्वास रखते हैं करिस्मेटिक लीडर में कि यही कुछ कर सकता है, और इस करिस्मेटिक लीडर को भी पता होता है कि मेरे को ही कुछ करना है, पब्लिक खाली मेरा साथ देगी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर भी इसी टाइप के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह होता है इनकी अप्रोच का। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की अप्रोच ये होती है कि लोग ही सब कुछ कर सकते हैं। ये उनको मोटिवेट करता है, लोगों को यकीन दिलाता है कि आप बड़े विजन को अचीव कर सकते हैं। ये उनसे मिलकर के विजन सेट करता है, यानी कि उन लोगों को ये महत्व देता है जो इसका साथ देने वाले हैं। ये लीडर जो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के विजन को फोकस कर देता है और उस विजन की अचीवमेंट के लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं, जबकि करिस्मेटिक लीडर फोकस को अपनी तरफ रखता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग क्वेरी इन एक्सेस। अगेन क्वेरी का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, इनमें पूछा गया है कि कौन सा मेथड नहीं है क्वेरी का एक्सेस में। एक्सेस यानी कि एमएस एक्सेस, एक जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट है, वैसे ही एमएस एक्सेस है डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो इसमें पूछा है कि क्वेरी क्रिएट करने का मेथड इनमें से कौन सा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो इनमें से जो मेथड नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। टेक्स्ट मेथड ये कोई मेथड नहीं है, बाकी विजार मेथड, डिजाइन मेथड, एसक्यूएल मेथड ये मेथड्स हैं। नेक्स्ट है, मशीन इज परचेज फॉर ₹3 लाख। एक मशीन 3 लाख रुपए की खरीदी गई। एंड इट्स साल्वेज वैल्यू, इसकी साल्वेज वैल्यू यानी कि जब ये खराब हो जाएगी तो कितने की बिक जाएगी ये। आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, इसकी यूजफुल लाइफ के बाद जो कि 9 साल है, 9 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, इसके बाद इसकी जो साल्वेज वैल्यू बचेगी 30,000 बच जाएगी। कहने का मतलब है कि एक मशीन 3 लाख की खरीदी, ये 9 साल तक काम भी करेगी और 9 साल के बाद 30,000 की बिक भी जाएगी बाद में। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 4th ईयर विल बी 20,000 होंगे। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो देखिए रिपेयर की तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सीधा हम देखेंगे 9 साल में कितने खत्म हो जाएंगे। भाई 3 लाख की खरीदी, 9 साल के बाद 30,000 की बच जाएगी, तो कुल मिलाकर के 2,70,000 की वैल्यू 9 साल में हम यूज कर लेंगे। तो 2,70,000 की जो वैल्यू है इसको 9 साल में हम एलोकेट बांट देंगे, 9 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पर ईयर हमारे कितने रुपए इस मशीन के खत्म होते चले जाएंगे, यानी कि 30,000। 30,000 रुपए इस मशीन में हर साल कमी आती चली जाएगी, हर साल डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो रेट क्या होगा डेप्रिसिएशन का। अब रेट का तरीका होता है पर एनम जो डेप्रिसिएशन आ गया 30,000 ऊपर रखेंगे और अपॉन उसका जो शुरुआती कॉस्ट है हमको पड़ रही है 3 लाख रुपए, तो इससे परसेंटेज निकल आएगी इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 10% आ जाएगा, इसलिए 10% इसका रेट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ए बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। इनमें से ई बिजनेस का बेनिफिट कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो पर्सनल संभव नहीं होता है, ई बिजनेस ऑनलाइन होता है, इसमें बायर और सेलर पर्सनल आपस में कोई उनका लगाव नहीं बन पाता है। बाकी तीनों इसके बेनिफिट हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कन्वीनियंस, ग्लोबल रीच, ये सब है। नेक्स्ट है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग है, इनमें से पहचान करनी है कि जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 2, अप्लाइड व्हेन द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑर्डर नंबर। जॉब कॉस्टिंग तब यूज होता है जब हम ऑर्डर नंबर के हिसाब से, यानी कि एक किसी खास ऑर्डर पे जो लगने वाला मटेरियल और लेबर का कॉस्ट है उसको अलग से जान सकें। जॉब कॉस्टिंग वहां पे बनती है जहां पे स्पेसिफिक ऑर्डर सामान बनता है। जैसे मान लो हमको सोफा बनवाना है, तो हम कारपेंटर के पास गए, हमने सोफा का ऑर्डर दिया, तो वो उस सोफा में जो लकड़ी क्लॉथ लगाएगा उनकी कॉस्ट वो देखेगा और उसके हिसाब से हमें प्राइस बनाएगा हमारे ऑर्डर पे, यानी कि एक सोफा की कॉस्ट निकालता है। अब वो जितने भी सोफे बनाता है हर सोफे की एक अलग कॉस्ट होती है। कारण क्या है कि हर सोफे पे लगने वाला जो खर्चा है वो अलग कैलकुलेट करता है। तो ऐसी चीजों, ऐसी कॉस्टिंग को जॉब कॉस्टिंग कहते हैं, जहां पे हर एक प्रोडक्ट की जो यूनिट है वो एक जॉब होती है अपने आप में। तो ये इससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट है, बाकी इससे जो बाकी तीनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इनमें से पहला स्टेटमेंट ट्रू है, देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा कोई अलग से लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हो, जैसे बाकियों के लिए होता है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। ऐसे सोल प्रोप्राइटर का कोई अलग से एक्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इनमें से कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन 2 ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज नहीं है कि एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन एसर्टेन करते हैं बैलेंस शीट बना करके। बाकी तीनों कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पज हैं, प्रोडक्ट का डिसीजन लेना, ऑपरेशनल प्लानिंग या कंट्रोलिंग, मेकिंग स्पेशल डिसीजन अबाउट मेक और बाय, ये सब कॉस्टिंग हमें पर्पज देता है। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस। मार्केटिंग के मॉडर्न सेंस में इनमें से कौन सा करेक्ट है उसकी पहचान करनी है। तो इनमें से जो सही है ऑप्शन 2 है, मार्केट रेफर्स टू ए सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केट का मतलब मॉडर्न सेंस में सभी एक्चुअल और पोटेंशियल बायर से होता है, यानी कि जो वास्तव में बायर हैं और जो बायर हो सकते हैं उन सबको हम एक मार्केट समझते हैं। और जो पुराना सेंस था उसमें इसको मार्केट माना जाता था प्लेस को, जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं और सेल परचेज करते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। इनमें से ग्लोबल एंटरप्राइज की फीचर कौन सी नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो इनमें से जो फीचर नहीं है ग्लोबल एंटरप्राइज की वो है ऑप्शन 4, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस। ऐसी ग्लोबल एंटरप्राइज ये तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। इनके मकसद होते हैं ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन, ये सब इनकी फीचर होती है। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू। इनमें से ट्रू कौन सा है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। इनमें से ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन 1 है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी हैज द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में एलिमेंट शामिल होता है एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करना भी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे वो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट होंगे, तो ये भी इसका एक पार्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन इज ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इनमें से कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन इनमें से सेकंड है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट या लॉस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट बताना और डिफरेंट जो प्रोडक्ट लाइन है उनसे प्रॉफिट या लॉस क्या होता है अलग अलग एक एक लाइन से, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन होता है, काम होता है।
नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ ऑन। जो एनपीओज होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, वो कौन से बेसिस पे बनाते हैं यह बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज। कैपिटल का वो हिस्सा जो केवल कंपनी तभी मंगाती है जब कंपनी वाइंड अप होगी, यानी कि बंद होगी, अदरवाइज नहीं मंगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सही ऑप्शन है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल दरअसल ये अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा होती है। अनकॉल्ड कैपिटल यहाँ पे दिया है, लेकिन ये स्पेसिफिक रिजर्व कैपिटल इसका जवाब होगा, क्योंकि उन्होंने बात उसके बारे में की है कि ऐसी कैपिटल जो अनकॉल्ड तो है लेकिन उसको डायरेक्टर्स ने एक प्रपोजल पास करके तय कर दिया था कि इसको कंपनी मंगाएगी नहीं, कंपनी को अपने लाइफ टाइम में इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी कंपनी बंद हो गई, वाइंड अप हुई, तो उस समय ड्यूज की पेमेंट के लिए, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो तो शेयर की पूरी कीमत तक होती है, तो जो उन्होंने पैसा अभी नहीं दिया है वो भी उनसे मांग लिया जाएगा। तो ये रिजर्व कैपिटल कहलाती है, जो छोड़ी हुई होती है कि केवल वाइंड अप के केस में मांगी जाएगी। नेक्स्ट है डिसीजन टू इश्यू न्यू डिवेंचर। एक डिसीजन जो नए डिवेंचर इश्यू करने से रिलेटेड है, वो कौन सी कैटेगरी में इनमें से आता है। तो इसका सही जवाब है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में चाहे फाइनेंस कहीं से भी लें, शेयर इश्यू करें, डिवेंचर इश्यू करें, बैंक लोन लें, शॉर्ट टर्म लोन लें, लॉन्ग टर्म लोन लें, सारे के सारे फाइनेंसिंग डिसीजन आते हैं, कहलाते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज फॉल्स। इनमें से फॉल्स कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो इनमें से फॉल्स है ये थर्ड, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स नॉट देयर इंटरप्रिटेशन। ये गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और जो इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना, यहां तक ये सब अकाउंटिंग का मीनिंग रहता है। बाकी सब करेक्ट है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग आर बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के सब फील्ड हैं। देयर एग्जिस्ट वाइड गल्फ बिटवीन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग की अप्रोचेज में अंतर रहता है। नेक्स्ट है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर। ये भी सही है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। मटेरियल कहता है कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए और जो मटेरियल नहीं है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये एक दूसरे के अपवाद, एक्सेप्शन लगते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है। जो ट्रू है उसकी पहचान करनी है। इनमें से ट्रू है ऑप्शन 4, अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन। ये एक सेवा कार्य है। सर्विस फंक्शन का मतलब होता है कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या देते हैं, वो सर्विस देते हैं अपनी, वो आपके लिए अकाउंट तैयार करते हैं। जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, सीए अपनी सर्विस देता है, अकाउंटेंट भी आपको सर्विस देता है। नेक्स्ट है द एक्चुअल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जब बना था तो उसका शुरुआती जो नाम था वही उसका एक्चुअल नेम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिनली जो वर्ल्ड बैंक बना था वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इस नाम से बना था और इसका पर्पज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कई देशों की इकोनॉमी, खासतौर पर यूरोप की, जापान की डिस्टर्ब हुई थी, उनकी इकोनॉमी को फिर से रिस्ट्रक्चर करना। वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन बिगड़ा था युद्ध की वजह से, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना और डेवलप करना। हालांकि आज की डेट में जो वर्ल्ड बैंक है ये उसका एक हिस्सा है IBRD, और वर्ल्ड बैंक पूरा ग्रुप है, इसमें और भी कुछ संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू। इनमें से जो ट्रू है उसकी पहचान करनी है। तो इनमें से ट्रू ऑप्शन 4 है, बाकी ये ट्रू नहीं है। ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन होती है, खाली क्वालिटेटिव इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशन कौन सी नहीं है उसकी पहचान करना है। कंप्यूटर सिस्टम में जो लिमिटेशन नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। लैक ऑफ स्पीड, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि कंप्यूटर में स्पीड की कोई कमी नहीं रहती है। कंप्यूटर में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है।
हम सोच भी नहीं पाते उतनी देर में कंप्यूटर लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकता है, तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा रहती है। बाकी ये जो तीनों है ये लिमिटेशन होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है मीना ड्रॉज ए बिल ऑन परवीन ऑन अगस्त 29, 2018 फॉर 1 मंथ। मीना एक बिल ड्रॉ करती है परवीन पे इस डेट में 1 महीने के लिए। तो ड्यू डेट क्या होगी बिल की? अब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्यू डेट निकालने का तरीका रहता है कि 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए जाते हैं। जैसे 29 अगस्त है और 1 मंथ पूरा करना है। जब पीरियड मंथ में दिया होता है तो डायरेक्ट अगले मंथ की डेट देख ली जाती है। जैसे 1 महीना जोड़ दो अगस्त में, सितंबर, और सितंबर का 29, 1 महीना पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 दिन ग्रेस के जोड़ने पड़ेंगे, 3 डेज ग्रेस के। अब 3 डेज जब ग्रेस के जोड़ेंगे तो हम देखेंगे 29 सितंबर के बाद जो पहला दिन होगा वो हो जाएगा 30 सितंबर, और जो दूसरा दिन होगा तो सितंबर 30 का ही होता है, इसलिए दूसरा दिन हो जाएगा 1 अक्टूबर, और तीसरा दिन जो होगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर। अगर 2 अक्टूबर में कोई छुट्टी नहीं होती तो 2 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट बन जाती। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर इंडिया में एक गजटेड हॉलीडे है। अब रूल ये होता है कि अगर जो ड्यू डेट है वो गजटेड हॉलीडे है तो अब जो ड्यू डेट है वो 1 दिन पहले ही पड़ जाएगी, यानी कि 1 दिन पहले का मतलब हो गया 1 अक्टूबर ही हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 1 अक्टूबर। अगर ड्यू डेट कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए, जैसे अचानक हमें पता नहीं था और इमरजेंसी आ गई उस दिन, तो फिर नेक्स्ट डे 1 दिन बाद की हो जाती है ड्यू डेट। तो इस केस में गजटेड हॉलीडे है 2 अक्टूबर, तो 1 दिन पहले ही हो जाएगा 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का काइंड नहीं है? अब बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के प्रति जो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है, इनमें से कौन सी नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं रहती है बिजनेस की। बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्क्रेशनरी होती है, एक तरह से फीचर है, यानी कि खुद डिस्क्रेशन होता है, बिजनेस को स्वयं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप होते हैं बिजनेस के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनमें से इनमें से जो प्रिंसिपल दिए हैं वो कौन सा एप्लीकेबल है यह बताना है। तो लाइफ इंश्योरेंस में इन प्रिंसिपल्स में से जो प्रिंसिपल लागू होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है बीमा योग्य हित, मतलब आप उसी पर्सन का बीमा करा सकते हो जिसमें आपका हित है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति का बीमा करा सकता है, ऐसे व्यक्ति का बीमा नहीं करा सकता जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट से मतलब होता है कि जिसके होने से हमें फायदा हो और उसके ना होने से हमारा नुकसान हो जाए, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो ये प्रिंसिपल वैलिड होता है लाइफ इंश्योरेंस में। बाकी सबरोगेशन, इंडेमनिटी, कंट्रीब्यूशन ये इसमें लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होते, बाकी जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं उनमें लागू होते हैं। जैसे सबरोगेशन का मतलब होता है कि ये जनरल इंश्योरेंस में लागू होता है कि आपका कोई सामान था, वो मान लो वो एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया। अब एक्सीडेंट से जो लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया। अब बाद में जो सामान बच गया उसका थोड़ा बहुत जो भी रद्दी बिकेगा उस पर राइट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का, इसको सबरोगेशन कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडेमनिटी होता है क्षति की पूर्ति, कि आपने इंश्योरेंस कराया किसी अपने मटेरियल का, चोरी से या एक्सीडेंट से आपको लॉस हुआ तो कंपनी आपको उतना पैसा देगी जितना आपका लॉस हुआ है, उतना नहीं देगी जितना आपने इंश्योरेंस कराया था। जैसे आपने इंश्योरेंस 10 लाख का कराया लेकिन लॉस आपका 5 लाख हुआ तो आपको 5 लाख ही देगी कंपनी, उससे ज्यादा नहीं देगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा कुछ होता है, आप जितने का भी इंश्योरेंस कराएंगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कभी कभी अगर मान लो जैसे जनरल इंश्योरेंस में हमने 2 जगह से किसी चीज का इंश्योरेंस करा लिया तो भी हमें डबल पैसा नहीं मिलेगा, कंट्रीब्यूट करेंगी जो इंश्योरेंस कंपनीज होंगी उतना ही मिलेगा हमें जितने का लॉस हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप 4 कंपनी से इंश्योरेंस करा लो, चारों पैसा दे देंगे जितने जितने का कराया पूरा पूरा।
नेक्स्ट है कैटल ब्रीडिंग फॉर्म्स, पोल्ट्री फार्म, फिश हैचरी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो ये तीनों ही नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो प्राइमरी में आती हैं, और प्राइमरी के भी कौन से पार्ट में आती हैं ये पूछा है इसमें। तो प्राइमरी के जिस पार्ट में ये आती हैं उसको कहा जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है विच वन इज ए स्ट्रेटेजिक HR इनिशिएटिव फॉर मैनेजमेंट शॉर्टेजेज, मैनेजिंग शॉर्टेजेज, यानी कि आपके यहाँ कोई शॉर्टेज पड़ गई तो उसको मैनेज करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजिक HR इनिशिएटिव इनमें से हो सकता है, अपनाया जा सकता है, उसकी पहचान करनी है। तो इनमें से ऑप्शन जो 4 है वो बताता है इसको सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू अनदर कंपनी। जैसे हमारे यहाँ शॉर्टेज पड़ गई सामान की या एम्प्लॉयज की, तो हम कुछ काम किसी दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि भी इतना आप बना दीजिए जब हमारे यहाँ कमी पड़ रही है। तो ये एक HR इनिशिएटिव हो सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन नहीं है। अब जो फंक्शन नहीं है फाइनेंशियल मार्केट का उसकी पहचान करनी है। तो फैसिलिटेटिंग हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन देना ये फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन होता है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। दरअसल फाइनेंशियल मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में शेयर, डिवेंचर, लोन सब आ जाता है। तो ये जो होम लोन है ये मतलब एक पार्ट तो हो सकता है, लेकिन इसका कोई मेन फंक्शन, ये फाइनेंशियल मार्केट का मेजर फंक्शन ये नहीं है, होम लोन देना नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप की बहुत सारी थ्योरीज हैं और उनकी बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं। इन्होंने पूछा जो ट्रेड थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं। ट्रेड का मतलब होता है फीचर या मेरिट या क्वालिटी किसी पर्सन की। तो ये लीडर की ट्रेड से, क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं जो ट्रेड थ्योरीज हैं लीडरशिप की। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है, कौन सा होगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, थ्योरीज दैट कंसीडर पर्सनल क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। जो लीडर की पर्सनल क्वालिटी और कैरेक्टर पे लीडरशिप को डिफाइन करती हैं उनको ट्रेड थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल फोर्स, ये नहीं है। मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स होता है, इनटेंजिबल। बाकी मैनेजमेंट की फीचर है, मैनेजमेंट परवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउड होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पूछा है कि वो अलाउ कब होता है। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है अलाउड जब गुड्स सेल होती हैं, और कैश डिस्काउंट अलाउड तब होता है जब पेमेंट की बात आती है कि आप जल्दी पेमेंट कर दो तो जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूनिवर्सल, पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव बट हैज इट्स ओन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। इनमें से पूछा है कि ये मीडियम है, माध्यम है डेटा को रखने का, स्टोर करने का, कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जो यूनिवर्सल भी है, पोर्टेबल भी है, आप आसानी से एक से दूसरी जगह डेटा को ले जा सकते हो इसमें रख के, और इनएक्सपेंसिव भी है, यानी कि सस्ता भी है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। लेकिन अब इसकी अपनी लिमिटेशन होती है स्टोरेज कैपेसिटी की, यानी कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है और स्पीड भी कम होती है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है इनमें से वो है फ्लॉपी डिस्क। हालांकि आज की डेट में तो अब ये सब यूज ही नहीं होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गार्डन लिमिटेड फॉरफिटेड 450 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फिर से ये फॉरफीचर का ही एक क्वेश्चन है। 450 शेयर फॉरफिट किए, ₹10 का एक शेयर था जो कि इशू हुआ था ₹1 प्रीमियम पे, जिसपे ₹8 प्रीमियम सहित कॉल किए थे। कंपनी ने टोटल ₹8 मांगे थे जिनमें ₹1 प्रीमियम का है, 7 कैपिटल के हैं, एंड 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड। और शेयर होल्डर ने ₹6 पे कर दिया था विद प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम मिल चुका था कंपनी को ₹1 और कैपिटल का जो ₹7 मांगा था उसमें से भी ₹6 मिल चुका था कंपनी को। आगे का है 350 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, बाद में ये 350 शेयर इनमें से रीइश्यू कर दिए।
फॉर ₹7 ईच, 7 रुपए के रेट से 8 पेड अप, 8 मान करके। मतलब कंपनी ने ये मान लिया कि आपके 8 रुपए आ गए जबकि आप 7 ही दे दो, तो कंपनी ने रीइश्यू पे 1 रुपया डिस्काउंट छोड़ दिया। व्हाट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो अगेन वही बात, कैपिटल रिजर्व में वो जाएगा जो कैपिटल गेन हो रहा है, और कैपिटल गेन भी केवल उन शेयर्स का देखा जाएगा जो रीइश्यू हो रहे हैं। तो रीइश्यू हो रहे हैं 350, तो हमें ये ढूंढना होगा इन 350 पे कंपनी ने फोरफीट कितने किए थे और अब रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दे रही है। तो रीइश्यू पे तो 1 रुपया डिस्काउंट दे रही है पर शेयर, और जब कंपनी ने फोरफीट किए थे उस समय पर शेयर कितना रुपया इन पे कमाया था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इन पे किया था, पे करने वाले ने 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 6 रुपया प्रीमियम समय। तो जो प्रीमियम है उसको तो जाओ भूल, क्योंकि जो प्रीमियम है वो मिल चुका है, उसका कुछ नहीं होगा। जो कैपिटल का अमाउंट है वो कितना दिया था, वो 5 रुपए दिया था पर शेयर, यानी कि शेयर होल्डर ने 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया था, तो 1 रुपया इस 6 में प्रीमियम शामिल है, और कैपिटल के लिए दिए थे 5 रुपए। ये 5 रुपए कंपनी ने कैपिटल के जब्त कर लिए। कैपिटल का ही पैसा जो जब्त किया जाता है उसको शेयर फोरफीचर कहा जाता है। तो पर शेयर फोरफीचर था 5 रुपया, और रीइश्यू पे अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1 रुपया, तो 5 में से 1 यूज हो गया, तो बच गए 4 रुपए। ये 4 रुपए कंपनी को शुद्ध लाभ हो गया, कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ पर शेयर। 350 पे कितना हो गया, गुना कर देंगे 350 इंटू 4, ये आ जाएगा जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाता है, वही सही आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1400। नेक्स्ट है विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। तो सही स्टेटमेंट इनमें से है ऑप्शन 2, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड कैपेबिलिटी। बाकी जो हैं तीनों वो अनट्रू हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान जो होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक संस्था डेवलप करती है, इस टाइप की स्ट्रेटेजी बनाती है अपनी, ताकि संस्था के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और कैपेबिलिटी है उनमें फिट हो जाए। फिट का मतलब होता है कि हमारे जैसे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के अनुसार ही हमारे गोल हैं, हमको अचीव करने हैं, तो हम अपने सोर्सेज को इस हिसाब से यूटिलाइज करेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो हमारी संस्था के गोल हैं वो एकदम पूरी तरह से अचीव हो जाए। इसी को फिट कहते हैं। नेक्स्ट है एज द फर्म्स दैट आउटसोर्स सीक टू लोअर देयर कॉस्ट दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर ऑफ होस्ट कंट्रीज। इसमें कहा गया है कि ऐसी फर्म जो आउटसोर्स करती हैं अपना काम, और आउटसोर्स इसलिए करती हैं सीक टू लोअर देयर कॉस्ट, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए वो ट्राई करती हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए लो कॉस्ट मैन पावर का, यानी कि जो सस्ता श्रम है वो मिल जाए ऑफ द होस्ट कंट्री का। जैसे अमेरिका में श्रम महंगा है तो वो आउटसोर्स कर लेते हैं, कोई चीज इंडिया से करा रहे हैं, कोई काम इंडिया में श्रम सस्ता है तो यहाँ के लेबर से कोई काम करा लेते हैं, इंडिया में अपना काम भेज देते हैं, यानी कि आउटसोर्स करा रहे हैं। इसमें कहा गया विच कंसर्न ऑफ आउटसोर्सिंग डज दिस स्टेटमेंट सिग्निफाई, इनमें से कौन सा कंसर्न ऐसा है, कौन सी चिंता ऐसी है जो आउटसोर्सिंग से इस पहलू से जुड़ी हुई चीज को सिग्निफाई करती है। तो इसमें ये जो पॉइंट है कि हम उनका जो सस्ता श्रम है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको कहते हैं स्वेट शॉपिंग, यानी कि हमारे यहाँ महंगा है तो जहाँ सस्ता मिल रहा है उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि भाई यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग सस्ते मिल जाते हैं, उनसे काम करा लिया अपना, स्वेट शॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है द चार्टर ऑफ ए कंपनी इज इट्स, एक कंपनी का चार्टर किसको कहा जाता है। तो एक कंपनी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है डॉक्यूमेंट, सबसे ज्यादा वाइटल जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसी को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है जो गलत है कथन, उसकी पहचान करनी है कौन सा है। तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन 4 है ये गलत है। HRM डज नॉट नेसेसिटेट अलाइनमेंट ऑफ HR पॉलिसी विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, यानी कि ये कह रहा है कि HRM को कोई जरूरत नहीं है उसकी HR पॉलिसीज को संस्था की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करने की, ये गलत बात है। HRM को अपनी पॉलिसीज अलाइन करनी होंगी, सारे डिपार्टमेंट को
संस्था के ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है उनके साथ अपनी पॉलिसी अलाइन करनी होती है, कि अपनी पॉलिसी इस हिसाब से बनानी होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है उस पर काम करें हम। तो ये फाल्स है, बाकी ये सारे तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। HR एक्टिविटीज आर द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द HR आर नॉट द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द HR स्पेशलिस्ट। HR की एक्टिविटी कोई अकेले HR स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये सही स्टेटमेंट है। HR फंक्शंस आर नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, केवल बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट तक ही सीमित नहीं है, जो नॉन बिजनेस संस्थाएं वहां पे भी HR फंक्शन की जरूरत होती है। HRM assume that it is the people who make difference। HRM ये मानता है कि जो लोग हैं वह बदलाव ला सकते हैं। तो ये बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के समय ए लायबिलिटी अकाउंट विच हैज कांस्टेंट बैलेंस, एक लायबिलिटी अकाउंट जिसका कांस्टेंट बैलेंस है वो क्या शो करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2, एक परचेजिंग पावर गेन, अगर आइटम एक मॉनेटरी लायबिलिटी है तो स्टेटमेंट इसका सही है। दरअसल इसका पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में ये मेजर किया जाता है। परचेजिंग पावर गेन यहाँ पे कैसे होगा कि एक लायबिलिटी अकाउंट है, अब इसको ऐसे समझे एक एग्जांपल से, जिसका कांस्टेंट बैलेंस है। जैसे मान लो हमने कहीं से सामान खरीद लिया था, गोल्ड खरीद लिया हमने 1 लाख का। अब 1 लाख का गोल्ड खरीद लिया हमने और हमने उससे कह दिया था कि भाई पैसा हम 4 महीने बाद देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है 4 महीने बाद दे देना। अब 4 महीने बाद हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो हमने देखा 1 लाख का जो लायबिलिटी है ये अभी देना है, 1-2 दिन में दे देंगे, लेकिन हम अपना अकाउंट फाइनल कर रहे हैं। तो हमने देखा क्रेडिटर तो हमारा 1 ही लाख का है जो 4 महीने पहले था। अभी महंगाई बढ़ गई, जब महंगाई बढ़ गई तो कितना प्रॉफिट हुआ ये चेक करेंगे हम। तो चेक कैसे करेंगे, परचेजिंग पावर से चेक होता है। समय के साथ जो पैसे की कीमत है वो घट जाती है और सामान की कीमत बढ़ जाती है। तो ये जो प्राइस इंडेक्स होते हैं उनसे आइडिया लग जाता है। ऐसे इसको सीधे हम देखना चाहें, आप गोल्ड या किसी भी सामान से देख लें कि 1 लाख रुपए में हमने जो सामान उस समय खरीदा होगा, आज 4 महीने बाद अगर महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि इसमें बात है इन्फ्लेशन पीरियड, अगर महंगाई बढ़ गई है तो जो सामान अपने क्रेडिटर से हमने जब खरीदा होगा 1 लाख का, वो सामान आज हम बेच करके पैसा जुटाएंगे तो ज्यादा आ जाएगा हमारे पास। या यूं कहें कि हमने जो 1 लाख रुपए उस समय लायबिलिटी क्रिएट की थी, तो उस समय हम ज्यादा सामान इससे ले सकते थे और आज इससे कम सामान आएगा क्योंकि इसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है और ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया, तो परचेजिंग पावर गेन हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड द GST इन द कंट्री फ्रॉम। GST भारत सरकार ने किस डेट से लागू किया था, वो डेट इसमें बतानी है। तो ऑप्शन जो 3rd है ये सही है, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में GST लागू हो गया था। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी रिलेटेड विद, एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड होता है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एक संस्था का बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है। यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया कि भाई पूरी बिल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट हैं हम उनको बात करते हैं। हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब की बात करते हैं। ठीक वैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में एक संस्था की जो कैपिटल है, वो कैपिटल कौन कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट से बनी है, उन सारे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। और कैपिटल अपने आप में जो वर्ड है ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है, जब तक इसके साथ कुछ और नहीं लगाया जाए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होगा जो लॉन्ग टर्म फंड कंपनी को मिले हैं, वो इक्विटी शेयर से भी मिले होंगे, प्रेफरेंस शेयर से भी मिले होंगे, डिवेंचर से भी मिले होंगे, जितने भी लॉन्ग टर्म लोन है उनसे भी मिले होंगे। तो सब मिलाकर के कैपिटल स्ट्रक्चर, इनका जो कंपोजिशन है, इनका प्रोपोर्शन जो है या इनका जो मिक्स है वही कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो किससे रिलेटेड है, तो अकेले शेयर होल्डर फंड से नहीं होता। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो देखना है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी कैपिटल, इन सब से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे, अब फिर से एक न्यूमेरिकल है अगेन। एक कंपनी परचेज्ड एसेट ऑफ ₹10 लाख, एक कंपनी ने 10 लाख की एसेट खरीदी एंड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹8 लाख, और 10% डिवेंचर 8 लाख वाले इशू कर दिए टू द वेंडर एज कंसिडरेशन, यानी कि इसकी कीमत में। अब देखिए सामान खरीदा 10 लाख का और उस 10 लाख की कीमत को पे करने के लिए हमने 8 लाख के डिवेंचर पे कर दिए कंसिडरेशन में, इसके मूल्य में। While recording the above transaction in journal, the balance of ₹2 lakh will be credited to।
तो जर्नल में जब उसको लिखेंगे तो बाकी बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए एसेट तो हमने खरीदी 10 लाख की, तो कंपनी एंट्री करेगी कि जो एसेट खरीदी हमने वो 10 लाख की खरीदी, और इसके बदले में जो हमने डिवेंचर दिए ये तो एसेट डेबिट हो जाएंगे। जो डिवेंचर दिए वो हमारे लिए लोन हो गया, हम लिखेंगे टू डिवेंचर 10% डिवेंचर, वो दिए 8 लाख के, तो 2 लाख कहाँ जाएगा। ये 2 लाख हमको फायदा हो गया, कम सामान दे रहे हैं ज़्यादा का सामान ले रहे हैं, तो जो बेनिफिट है इस तरीके का वो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी, हम लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख। तो 2 लाख रुपए कहाँ गया, कैपिटल रिजर्व में, पूंजीगत संचय में चला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट देखेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज टू। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यूज नहीं किया जाता है, इनमें से कहाँ नहीं यूज किया जाता है ये बताना है इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन जो 2 है, प्रोवाइड फीडबैक अबाउट प्रोग्रेस टुवर्ड गोल। जो गोल मिले थे उनको कहाँ तक हमने प्रोग्रेस किया है, कितना उनको अचीव किया है, इस बारे में फीडबैक जो दिया जाता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। और इसमें पूछा था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो ये नहीं होता, यानी कि यही इसका सही जवाब है। बाकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के रूप हैं, पॉलिसी और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर वाले अपने सबऑर्डिनेट को करते हैं ये एक्सप्लेन। पॉइंट आउट प्रॉब्लम दैट नीड अटेंशन, ऐसी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना जिन पे अटेंशन की जरूरत है, तो हमेशा जो अधिकारी है वो अपने सबऑर्डिनेट को बताता है। गोल असाइन करना, ये सब अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड में आ जाते हैं, जबकि अपवर्ड में है। तो ये था डिस्कशन हमारा इन क्वेश्चंस के ऊपर। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की। और चैनल पर बने रहने के लिए और इसी टाइप के वीडियोस आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।